बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे भरपूर टाइम एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। जी बेटे, हमने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। बच्चों, ये हमारा टॉपिक चल रहा था मेन पैसेज ऑफ molecules into and outside the membrane। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हम एक नज़र दोबारा से कंपैरिजन की फॉर्म में लेके चलते हैं। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स into and outside of membrane या सेल। तो यहाँ पर हमने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मेथड्स पढ़े, जिनमें से सबसे पहले मेथड है डिफ्यूजन का, फिर हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा, then osmosis, then filtration, active transport, then endocytosis and एक्सोसाइटोसिस। ये थी डिफरेंट मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स अक्रॉस द सेल। इसको आज हम रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें हमने इन सब में क्या स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन को दोबारा देखते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? Movement of molecules from high concentration to low concentration। बच्चों, डिफ्यूजन की हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन को समझाने के लिए कि अगर आप देखें कि मैं इस कॉर्नर में, कमरे के इस कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करूँगी, तो थोड़े से ही टाइम में अगर आप बहुत दूर दूसरे कोने में कमरे के बैठे हुए हैं, तो उसी कमरे के अंदर, तो आपको जल्दी उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगरेंस महसूस होगी। क्या वजह है? जब परफ्यूम स्प्रे किया गया तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हुए हवा में पूरी तरह से फैल गए और जल्दी आपको उसकी स्मेल फील हुई, आपके नोज़ ने डिटेक्ट किया। क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा ज़्यादा मिक़दार से मूव करते हैं टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, यानी कि कम मिक़दार की तरफ जाते हैं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट मीन्स के ज़्यादा मिक़दार से कम मिक़दार की तरफ जा रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज along concentration gradient, along concentration gradient। जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक
जा रहा है। मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेट्स से कि इस कॉर्नर पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ये कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, याद रखिएगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तमाम मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा जो ऑब्जर्व होते हैं वो गैसेस में होते हैं। आप केमिस्ट्री में ये बात पढ़ेंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में उनमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में तो वो बहुत ही एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो ये मूवमेंट जो डिफ्यूजन की मैं बताने जा रही हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है गैसेस में। सबसे ज़्यादा गैसेस मूव करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सॉलिड में भी होती है और लिक्विड में भी ये प्रोसेस तो होता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही के पार्टिकल्स एट -273 डिग्री सेल्सियस दे शो मूवमेंट। अब यहाँ पे आप समझ लो कि हाई कंसंट्रेशन है, लेट्स से यहाँ पर मिकदार ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है इन मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स पाए तो जा रहे हैं बट दीज आर विद लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर मिकदार बहुत कम पाई जा रही है, ठीक है बच्चों। अब ये मॉलिक्यूल्स इस जगह पे स्टिल नहीं रहेंगे, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब ये प्रोसेस बताने जा रही हूँ कि होता कैसे है। कहते हैं गैसेस में ये प्रोसेस ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है देन लिक्विड देन सॉलिड्स। सॉलिड्स में ये बहुत स्लो होता है जी। तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कब तक मूव करेंगे? अनटिल अ कंडीशन इज रीच्ड, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब एक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। एक्विलिब्रियम मीन्स कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। उस टाइम पे हाई से लो की तरफ जब जा रहे होते हैं, चंद एक पार्टिकल्स, चंद एक मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो लो से हाई की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो उनको हम नेग्लिजिबल होते हैं वो, ठीक है। और इसी वजह से हम स्टडी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और कब तक ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं? जब तक कि एक कंडीशन स्टेबल ना हो जाए, एक्विलिब्रियम की कंडीशन रीच हो जाती है, यानी उस टाइम पे तमाम दोनों साइड्स पे या तमाम एरिया में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर तरफ बराबर हो चुके होते हैं, ठीक है बच्चों। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर और सेल के बाहर जितनी भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है दैट इज डन थ्रू डिफ्यूजन। और एक फर्स्ट एग्जांपल जो है, सेल टेक इन एंड आउट materials for example oxygen, carbon dioxide and glucose। ये वो मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर जाते हैं या सेल के बाहर आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये सारे के सारे मटेरियल्स डिफ्यूजन ही के ज़रिए से सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। फर्स्ट कर लें, दिस इज़ द सेल, ठीक है, कंटेनिंग न्यूक्लियस। तो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर इनसाइड द सेल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और अंदर सेल के बाहर से कम है। तो ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड द सेल, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है विल मूव आउटसाइड द सेल
बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे सेल एक्सक्रीट आउट करता है with the process of diffusion, that is the movement of molecules from high concentration to low concentration. इसके अलावा गिल्स और लंग्स में gaseous exchange occur through the process of diffusion. ये कैसे होता है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ. गिल्स एंड lungs exchange gases through diffusion. बच्चों गिल्स और लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं? गिल्स आर फाउंड इन वाटर एनिमल्स, इन फिशेस, मछलियों में गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं, और फिशेस जो ग्रुप है एनिमल्स का ऑल आर फाउंड इन वाटर. तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से इनसाइड द गिल्स जाती है और फिर वो अपने गिल्स में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन ही के प्रोसेस से गिल्स के अंदर से बाहर निकाल देते हैं. इसी तरह हम इंसानों में और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स में लंग्स पाए जाते हैं. लंग्स जिनको उर्दू में फेफड़े कहते हैं. अब ये लंग्स में हम जब हवा अंदर लेके जाते हैं, आपने देखा है कि हम ब्रीदिंग जब करते हैं तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना. इनहेल और एक्सहेल, ठीक है. तो इनहेल में जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, इनहेल में जब हवा को अंदर लेके जाते हैं, इट मीन्स कि हवा में मौजूद एयर में जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमारे ब्लड में आ जाती है, और हमारे ब्लड में जो लंग्स के अंदर ब्लड पाया जा रहा है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी दैट इज़ अननेसेसरी, जो हमारी बॉडी के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको एक्सक्रीट आउट होना है, तो वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए से ही हवा में ऐड होके एक्सहेलिंग के दौरान में बॉडी से बाहर आ जाएगी. सो गिल्स एंड लंग्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारी बुक में डिस्कस हुई है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है और इसके 3 पोर्शन होते हैं बच्चों. जो 3rd पोर्शन है विलाई, वहाँ पर फूड एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर. विलाई में फूड एब्जॉर्ब होती है. विलाई के अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. विलस ये जो हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है जहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है. और वो फूड एब्जॉर्प्शन भी किसके ज़रिए से होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन यानी हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का मूव करना लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम कह रहे हैं डिफ्यूजन. तो फूड एब्जॉर्प्शन का काम भी डिफ्यूजन के ज़रिए से ही होता है. इसके बाद वो बता रहे हैं कि डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है. बच्चों याद रखिएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? हर उस प्रोसेस को हम पैसिव कहेंगे, मटेरियल्स की मूवमेंट के प्रोसेस को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी. वो प्रोसेस एनर्जी खर्च किए बगैर खुद ब खुद हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पर हम ये भी बताएंगे डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन क्या है? इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. क्यों है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट? बिकॉज दिस प्रोसेस does not
नीड एनर्जी। इस प्रोसेस को होने में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बेटे, ये था हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस। बुक पे आप मार्क करेंगे डिफ्यूजन की डेफिनेशन को। सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है किस तरह से डिफ्यूजन होती है और कब तक होती है, किस तरह से होती है, कब स्टार्ट होती है। जब मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर पे -273 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, उस टाइम पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाती है और उस वक्त तक होती रहती है हाई से लो की तरफ, जब तक कि मॉलिक्यूल्स एक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स, थर्ड पैराग्राफ में 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फर्स्ट वन सेल में डिफ्यूजन हो रही है, सेकेंड वन गिल्स और लंग्स में हो रही है, थर्ड वन कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में फूड एब्जॉर्प्शन भी डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है। और आपने ये पॉइंट भी ज़रूर हाईलाइट करना है, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। Why diffusion is a passive transport? Very easy answer, because this process does not expend any energy, does not use any energy, so it is a passive transport. क्यों है ये passive transport? क्योंकि इसमें एनर्जी इस्तेमाल खर्च नहीं होती है, एनर्जी के बगैर ये प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, इसलिए इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूवमेंट को देख लेते हैं। जी बच्चों, डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट हमारी मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, दैट इज़ नेम्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वो ये कह रहे हैं कि व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। क्या होता है, डिफ्यूजन जब हो रही होती है एक सेल से सेल के अंदर, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लाइक दिस, कि ये मॉलिक्यूल साइज़ में बहुत बड़े हैं। ये डिफ्यूजन इन छोटे मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो हो जाएगी, लेकिन ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या अपने साइज़ की वजह से या कुछ चार्ज की वजह से ये मॉलिक्यूल्स इनको मूव नहीं कर पाते हैं, यहाँ से सेल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट आर ऑल्सो नेम्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वो इनको मूव करवाएंगे। वो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को हम ये नाम इसलिए दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन का, क्योंकि ये इन मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से उठाएंगे और सेल के अंदर लेके जाने में हेल्प करेंगे। सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नेम्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट करना, किसी को सहूलत देना है। को हर एक मॉलिक्यूल के लिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जिनका चार्ज है, जिनके ऊपर चार्ज है या जिनका साइज़ ज़्यादा होगा, उनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेंगी। और ये कि ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट थी, क्योंकि नो डाउट कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। थर्ड वन जो हमने मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस की थी, दैट इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस रिकॉल कर लें बच्चों, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स across semi-permeable membrane, semi-permeable membrane from low solute concentration to LSC, low solute concentration to हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। पानी हमेशा मूव करता है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डाइल्यूट का। और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन को हम नाम देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें बच्चों
ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं इसको, अगर हम ये दो सेल्स को लेट अस कंसिडर के ये दो सेल्स हैं और इनके दरमियान में पार्टीशन बाय सेल मेम्ब्रेन विच इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि मॉलिक्यूल्स को अपनी चॉइस के मुताबिक पास करने देती है। यहाँ पे समझ लें कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है और वाटर बहुत ज़्यादा है, जबकि इस तरफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार या सॉल्वेंट्स सॉल्यूट्स की मिकदार जो है, सॉल्यूट की मिकदार जो है वो बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है, यानी कि वहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर पानी हमेशा मूव करेगा, वाटर विल मूव ऑलवेज फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हाई सोल्यूट अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों, हम क्योंकि यहाँ पर दो सोल्यूशन को हमेशा कंपेयर करेंगे कि किस तरफ सोल्यूट ज़्यादा है और किस तरफ कम है, तो जब हम दो सोल्यूशंस की उनकी कंसंट्रेशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, दैट टर्म इज नेम्ड एज टॉनिसिटी। ये बात हमने ऑस्मोसिस में ही पढ़ी थी, टॉनिसिटी। जब हम दो सोल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कंपेयर करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? टॉनिसिटी। और टॉनिसिटी के मुताबिक देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेकेंड वन हाइपोटोनिक, and the third one is isotonic solution. Hypertonic हमें पता है which contain more solute concentration, और ये याद रखिएगा क्योंकि हम इसको इस तरह से नहीं है कि एक सोल्यूशन के साथ ही बात कर रहे हैं, हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं और उन दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा सोल्यूट उसको कह रहे हैं कंटेन मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिवली। रिलेटिवली वर्ड इसलिए यूज़ करेंगे कि दूसरे से इसकी ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्या लिखेंगे? कंटेन मोर सोल्यूट रिलेटिवली, मोर सोल्यूट रिलेटिवली, इसके अंदर दूसरे की निस्बत ज़्यादा सोल्यूट पाए जा रहे हैं, हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक क्या होगा? कंटेन लेस सोल्यूट रिलेटिवली, जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार दूसरे से कम होगी, उसको हम कह रहे हैं लेस सोल्यूट रिलेटिवली, ठीक है बच्चों। तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह आइसोटोनिक कंटेन सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जब दोनों सॉल्यूशंस, दोनों साइड पे जो सॉल्यूशन है उनकी जब हम कंपेयर कर रहे हैं और वो दोनों एक ही जितने सोल्यूट से मिलकर बने होंगे, देन इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कंटेन सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसको आपने इस तरह से ज़रूर समझना है कि हमने दो सॉल्यूशंस को कंपेयर किया है और जिसमें ज़्यादा है सोल्यूट उसको हम कहेंगे हाइपर, और जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। और जब दोनों तरफ सॉल्यूशंस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक जैसी होंगी तो हम उसको कहेंगे कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है बेटे। इसके बाद ओस्मोसिस की डिफरेंट हमारी बुक में एप्लीकेशंस डिस्कस हुई हैं। ओस्मोसिस एंड वाटर बैलेंस प्रॉब्लम के नाम से एक टॉपिक डिस्कस हुआ है कि किस तरह प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स ओस्मोसिस के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं और अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करते हैं उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। हाइपोटोनिक में, हाइपर में, आइसोटोनिक में। इसके बाद प्लांट सेल्स में इसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें तो सेल वॉल भी पाई जाती है और हमें पता है कि सेल वॉल जो है एक प्लांट सेल को सपोर्ट करती है, स्ट्रेंथ देती है, शेप मेंटेन रखती है, इसलिए वो कभी भी रप्चर नहीं होंगी। जिस तरह एनिमल सेल में सेल वॉल ना होने पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं,
ठीक है। इसके बाद हमने ओस्मोसिस का रोल गार्ड सेल्स में पढ़ा। गार्ड सेल्स कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो लीफ की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और जो एक ख़ास ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, सुराख बंद करते हैं या खोल देते हैं। उस सुराख का नाम है स्टोमेटा। हमने अर्ली क्लासेस में भी नाम सुना होगा। स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स in the epidermis of the leaf which control the gaseous exchange। अब कैसे गैशियस एक्सचेंज कंट्रोल करेंगे? जब ये स्टोमेटा खुले होंगे उस वक्त ये गैशियस एक्सचेंज होगा और जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे उस वक्त ये स्टोमेटा उस वक्त गैशियस एक्सचेंज नहीं करेंगे। दिन के वक्त स्टोमेटा खुले रहते हैं। दिन के वक्त खुलने की क्या वजह है? क्योंकि इन स्टोमेटा, इन गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कि ये गार्ड सेल्स हैं और ये दिन के वक्त इनके अंदर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है और ये गार्ड सेल्स हैं। दिस वन इज अ गार्ड सेल और ये इसके दरमियान में जो सुराख है दिस इज नेम्ड एज स्टोमा। एक सुराख को स्टोमा कहेंगे और प्लूरल स्टोमेटा होता है। और इन गार्ड सेल्स की सराउंडिंग में भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं which are named as epidermal cells। बच्चों, दिन के वक्त ये गार्ड सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये वाले गार्ड सेल्स, these are the epidermal cells। ठीक है। अब दिन के वक्त ये क्यों स्टोमा ओपन रहता है और रात को क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ये गार्ड सेल्स टर्जिड रहते हैं दिन के वक्त। टर्जिड रहने की वजह क्या है कि यहाँ पे हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है दिन के वक्त। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन यानी दिन के वक्त ये ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन रखता है जिसकी वजह से ये सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड हो जाते हैं क्योंकि पानी जो है वो सराउंडिंग सेल से ढेर सारा इधर आ जाता है। वाटर विल स्टे इनसाइड दीज गार्ड सेल्स और ये सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे? दिन के टाइम पे टर्जिड हो जाएंगे। रात को ऐसा नहीं होगा क्योंकि रात को इन गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, पानी जो होगा वो यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, वाटर विल मूव आउटसाइड द सराउंडिंग सेल्स, इस वजह से वो फ्लेसिड हो जाएंगे और स्टोमा क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज़ द रोल ऑफ ओस्मोसिस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद हमारी बुक में उन्होंने डिस्कस किया है कि जी उसका सेल मेम्ब्रेन की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन बहुत सारी एप्लीकेशंस रखती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट करती है। उसके अलावा बैक्टीरिया और वायरसेस के मिक्सचर में से वायरसेस को सेपरेट कर देती है क्योंकि बैक्टीरिया सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज़ और इस तरह हम वायरसेस को उसमें से सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की जो वो बता रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ पानी को फ़िल्टर करने की टेक्नोलॉजी, पानी को साफ़ करने की टेक्नोलॉजी में कुछ ख़ास मेम्ब्रेन, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की जा रही हैं, मसनूई तरीके से बनाई जाती हैं, उनके ज़रिए से पानी के अंदर से सॉल्ट्स को सेपरेट किया जाता है। सॉल्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। ओस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर है। ओस्मोसिस में तो हमने कहा है पानी मूव करेगा फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि पानी में से सॉल्ट्स को सेपरेट करती है कुछ ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उस प्रोसेस को जिसमें से वाटर में से सॉल्ट सेपरेट होते हैं, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज रिवर्स ओस्मोसिस। यहाँ पे रिवर्स ओस्मोसिस हमने डिस्कस किया था। इसके बाद बेटे ओस्मोसिस के बाद हमने नेक्स्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज नेम्ड एज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन देखते हैं, फिल्ट्रेशन क्या है? ये आप ये समझ लें कि हम एक कंपैरिजन के साथ ये सारे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को एक कंपैरिजन के साथ पढ़ रहे हैं। फिल्ट्रेशन, it is the process in which molecules are forced to move across semi-permeable membrane
मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजरें। क्या चीज़ होगी जो उनको फोर्स करेगी, जो उनको भेजेगी? ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। वो क्या है? ब्लड प्रेशर हो सकती है, जब बी मॉलिक्यूल्स जब ब्लड वेसल्स में से गुजर रहे होते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो वो हाई ब्लड प्रेशर भी उन मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन में से क्रॉस करने पे मजबूर कर देते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में ऐसा भी होता है सेल्स के अंदर वाटर प्रेशर की वजह से, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम देंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से भी मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन में से क्रॉस करने पे मजबूर हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस in which molecules are forced to cross semi-permeable membrane due to blood pressure। ब्लड प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर It is a process in which molecules are forced to move across semi-permeable membrane। कुछ मॉलिक्यूल्स तो खुद ब खुद ही गुजर जाते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने नाम दिया था हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ वो जा रहे होते हैं, डिफ्यूजन। कुछ को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उठा के ले जाती है, हेल्प करती है कि उनको कैरी करके दूसरी तरफ इनसाइड द सेल ले जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स को मजबूर कर दिया जाता है कि वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर या वाटर प्रेशर की वजह से वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे उसकी एग्जांपल फिल्ट्रेशन की जो डिस्कस हो रही है, वो कैपिलरी के अंदर जब देखा गया कि कैपिलरी के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, these are the small molecules and these are the large molecules। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स कभी भी फोर्स नहीं होंगे कि इनको ये पास करें, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। लेट्स सपोज कि ये हो सकता है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड दिस इज़ द कैपिलरी। एक कैपिलरी के अंदर ब्लड प्रेशर दिखा रहे हैं हाई, ठीक है, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है बच्चों। ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो तो मूव करके आ जाएंगे, ठीक है, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन है, ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इस हाई ब्लड प्रेशर के बावजूद भी यहाँ पर कैपिलरी जो है वो सबसे छोटी ब्लड वेसल है, और जब ब्लड यहाँ से पास करता है तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो डिफ्यूजन के ज़रिए से क्रॉस करते हैं फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज़ और बहुत टिश्यू फ्लूइड तक, और बहुत सारे जो हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी यहाँ से टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं। जी, फिल्ट्रेशन के बाद बच्चों नेक्स्ट हमने जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल पढ़ी थी दैट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट
अब ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स तो मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ भी भेजे जाते हैं या जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। और याद रखिएगा कि पीछे हमने जब हाई से लो की तरफ कहा था तो उसको कहा था कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों थी? क्योंकि उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि इस प्रोसेस को होने के लिए, करवाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट of molecules from low concentration to कम मिकदार से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ऊपर हमने जब बात की थी कि हाई से लो की तरफ जाते हैं, दैट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज अगेंस्ट concentration gradient। It is the movement of molecules from low concentration to high. It is against concentration gradient, requires energy, और इस प्रोसेस को होने में एनर्जी की ज़रूरत है। requires energy in the form of ATP। अब एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं दैट आर नेम्ड एज ATP। ATP adenosine triphosphate is the short form। ATP is the short form of adenosine triphosphate। बच्चों, ये कुछ खास एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ख़ास मॉलिक्यूल होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो अपने अंदर स्पेशल बॉन्डिंग के ज़रिए से एनर्जी को स्टोर रखते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब कहीं पे सेल को मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उन स्पेशल बॉन्ड्स को ये ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और उस एनर्जी को जिसको इन्होंने स्टोर किया होता है वो वहाँ पर उस प्रोसेस में दे देते हैं। तो क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, सो दिस प्रोसेस यूज़ द ATP। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम में इसको स्टडी भी किया था। नर्व सेल की एग्जांपल हमारी बुक में डिस्कस हुई है कि नर्व सेल्स जब रेस्टिंग फेज में होते हैं, नर्व सेल्स हमें पता है कि इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं, और उस वक्त जब ये इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं कर रहे होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में ये क्या करते हैं, ये पोटासियम कंसंट्रेशन अंदर सेल के अंदर ज़्यादा इनको चाहिए होती है, और सोडियम आइंस की कंसंट्रेशन कम चाहिए होती है। तो सेल मेम्ब्रेन, जो नर्व सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन का काम करेगी और यूज़ एनर्जी फ्रॉम ATP, और पोटासियम आइंस को लेके आएगी सेल के बाहर से अंदर की तरफ, जहाँ पे ऑलरेडी पोटासियम आइंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन लो से हाई की तरफ ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लेकर आएगी। ठीक है, और वो किसके हेल्प से लेके आ रही है? ATPs की मदद से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मदद से। इसी तरह सोडियम आइंस को सेल के अंदर से बाहर लेके जाएगी। ये थी एग्जांपल नर्व सेल्स की, और इस तरह से सोडियम पोटासियम पंप बन जाता है। ये कैरियर प्रोटीन एक सोडियम पोटासियम पंप बनाता है, जिसके ज़रिए से ये सोडियम को आउटसाइड द सेल और पोटासियम को इनसाइड द सेल मूव करवा रहा होता है। दिस इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद एंड पर हमने डिस्कस किया था एंडोसाइटोसिस को एंड एक्सोसाइटोसिस को। एंडोसाइटोसिस ये क्या है? इट इज द इंजेशन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
देखिए सेल बहुत से तरीक़ों से सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को लेके जा रही है, ठीक है ना। डिफ्यूजन भी है, फिल्ट्रेशन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस में तो जस्ट द ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर एंडो का मतलब है इनसाइड, साइटो सेल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है, इंजेशन वैसे तो बाइट जो निवाला हम मुंह के अंदर लेके जाते हैं, खुराक को अंदर दाखिल करते हैं मुंह ऑरल कैविटी में, उसको भी इंजेशन कहते हैं। इंजेशन मीन कि खुराक को अंदर लेके जाना। इंजेशन ऑफ बल्की मटेरियल वो कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, वो कोई ड्रॉपलेट हो सकता है। बल्की मटेरियल, ingestion of bulky material by the infoldings of cell membrane, by the infoldings of cell membrane। अब ये दो तरह की हो सकती है, क्योंकि बल्की मटेरियल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर तो वो सॉलिड है तो एंडोसाइटोसिस की उस फॉर्म को हम कहेंगे, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फॉर्म इज नेम्ड एज फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब खाना है, तो साइटो मीन सेल, तो फैगोसाइटोसिस जिसके अंदर सेल, इस प्रोसेस को सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल सॉलिड मटेरियल्स को अंदर लेके जाता है। जबकि दूसरी जो टाइप है that is named as पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है, जिसके अंदर सेल लिक्विड ड्रॉपलेट्स को, ड्रॉप की शॉर्ट फॉर्म होती है ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को सेल जब इनटेक करता है देन इट इज नेम्ड एज पिनोसाइटोसिस cellular drinking, while phagocytosis is the cellular eating in the form of solids, जबकि drinking in the form of droplets। जबकि एक्सोसाइटोसिस में क्या है, एक्सो बाहर होता है, आउटसाइड होता है, तो एंडो का ऑपोजिट हो जाएगा एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस क्या है, जिसमें मटेरियल्स बाहर निकाले जाते हैं। इन दिस प्रोसेस मटेरियल्स are exported, excreted, बाहर निकाले जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से। एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं थोड़ी सी यूज़ हो जाती हैं वेसिकल्स बनाने में, जबकि एक्सोसाइटोसिस में वही मेम्ब्रेन्स दोबारा से तैयार हो जाती हैं एक्सोसाइटोसिस में। जी, तो बच्चों ये था हमारा एक कंपैरिजन, जो हमने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउटसाइड ऑफ सेल्स एक रिव्यू के तौर पे देख लिया। ये हैं सारी की सारी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल, लेकिन हमने आज इसको एक कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस किया है। ये सारी तकरीबन सारी डेफिनेशंस में से अक्सर जो हैं वो एग्ज़ाम्स में एज अ शॉर्ट आ जाती हैं, या इनसे रिलेटेड लॉन्ग जो मैंने टाइम बाय टाइम डिस्कस किए हैं वो आते हैं। तो आज आप इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपको याद करने में जो भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो एक बार फिर पढ़ने में आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।